हेलो दोस्त। होप कि आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे ना। और देखो, जैसे कि सभी लोगों के कुछ ना कुछ इश्यूज हैं कि हाँ यहाँ नहीं, ये प्लेटफॉर्म नहीं, उस प्लेटफॉर्म नहीं। यार हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। वाईटी पर लेंगे तब भी क्वेश्चंस वही रहेंगे, यहां पर लेंगे तब भी क्वेश्चंस हमारे वही रहने वाले हैं ना। और आप भी वही हो, हम भी वही हैं। तो प्लेटफॉर्म चेंज होने से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी प्रिपरेशन और रिवीजन में, प्रैक्टिस में कुछ बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो इसलिए बस बिंदास होकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। एग्जाम हॉल में बैठो तो कह सको कि हाँ हमने पढ़ा है। बाकी वाईटी एफबी इन सब का चक्कर छोड़ देना, और अब एक भी कमेंट ऐसा हमारी क्लास में मत करना, ठीक है ना। और चलो फिर, गुड इवनिंग, होप कि सब बढ़िया रहेगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश का सेक्शन। आपको पता ही है भाई कि मुझे इंग्लिश के अलावा और कुछ आती नहीं है, जो आती है बस वही इतना आता है। तो सबसे पहले बढ़ा जाए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन पहले क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप अभी तक हमारे डिजिटल लाइब्रेरी को नहीं ज्वाइन किए हो तो इसको ज्वाइन कर लो। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ना। ज्वाइन करे रहोगे तो सारे अपडेट्स जो भी हमारे आने वाले हैं इंस्टीट्यूट को आपके लिए, वो सारे के सारे वहां पर मिलते रहेंगे। तो फटाक से ज्वाइन कर लो इस डिजिटल लाइब्रेरी की कम्युनिटी को। और उसके बाद अब हम बढ़ेंगे आपकी तरफ लेकर के अपना पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और इसका आंसर आपको पता है। हमारे क्लास का रूल तो है कि पहले आप आंसर करोगे, फिर मैं आंसर करके उसको समझाऊंगा। आंसर हमें चाहिए और सभी के आंसर आते रहने चाहिए, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। हमारा क्वेश्चन है, सर आप स्क्रीन में ज्यादा सफेद, अरे चलो ज्यादा सफेद लग रहे हैं तो अच्छी बात है ना। वैसे तो ब्लैक ब्लैक ही हैं तो सफेद दिख रहे हैं तो अच्छी तो बात है। समर इज ब्लैक हॉट सीजन। आर्टिकल आपको फिल करना है, समर इज ब्लैंक हॉट सीजन। क्या होगा, ए या फिर द या फिर एन। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है तो नन ऑफ दीज आप टिक कर सकते हो। क्या होगा, ए। सारे लोगों के आंसर आने चाहिए और आंसर इतना फटाफट करना कि कमेंट बॉक्स हिल जाए ना। तो कमेंट बॉक्स हिलते रहना चाहिए। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। वाई दिस कोलावेरी दीना, ए ही क्यों सही होगा, क्यों नहीं द हो सकता, क्यों नहीं एन हो सकता। देखो, ये जो हॉट सीजन है, इस सीजन के लिए समर इज हॉट सीजन। सीजन यहां पर जनरल टर्म में यूज हुआ है। जनरल सेंस में अगर कोई चीज यूज होती है तो वहां पर आर्टिकल ए एन का यूज होता है, द का यूज नहीं हो सकता। द का यूज हम स्पेसिफिक चीजों में यूज करते हैं या फिर कोई चीज पहले से मेंशन कर दी गई हो तो उसके लिए यूज करते हैं ना। तो यहां पर सीजन को इससे पहले कहीं मेंशन भी नहीं किया गया है और जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तो सी तो नहीं हो सकता था। अब यहां पर अगर हम कहें कि फिर ए एन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें जिसके पहले आर्टिकल लगाना होता है उसका साउंड मैटर करता है। अगर वावेल साउंड होता तो हम एन लगा देते, बट हॉट का जो साउंड है एच है। एच जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आ होता है करेक्ट आंसर। सो ए विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना, आपके स्क्रीन पर है और जल्दी से आंसर करना। क्या होगा, ब्लैंक बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। रियली सेट सर, ए, हाँ बिल्कुल ए इज द करेक्ट ना। यहां पर बताओ, ब्लैंक बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। फटाफट आंसर करो। स्मिथ अभी यहां नहीं है ना, स्मिथ यहां नहीं है अभी। यहां पर ये क्वेश्चन है उसको देखो, क्या होगा। ये मैराथन 4 o'clock से स्टार्ट हुआ है, 10 o'clock तक जाएगा, ठीक है। तो डेली 4 o'clock से रेडी हो जाया करो, चले आया करो और 10 o'clock तक बैठे रहना है। चलो, द बी बोले तो करेक्ट आंसर ना। सभी लोगों के लिए बी लग रहा है करेक्ट आंसर। किसी को डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना। और अगर डाउट नहीं है तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, बट एक बार एक्सप्लेन करना बनता है ना कि ए और एन क्यों नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? इधर सुनो। जब कह रहा है कि बुक यू वांट आउट ऑफ स्टॉक, मतलब ये शॉपकीपर से कह रहा होगा
कि भैया मुझे वो वाली बुक दे दो, और शॉपकीपर ने कहा कि भैया वो बुक जो तुम चाहते हो ना वो आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है, अगर क्लास में आकर के आप सो भी रहे थे ना तब भी ये रूल आपको याद हो गया होगा कि अगर लिसनर और स्पीकर दोनों उस चीज को जानते हैं तो वो स्पेसिफिक माना जाता है और उसके पहले आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। क्लासेस में न जाने कितनी बार मैंने ये बात कही है ना, तो क्लास में बैठे भी रहे होगे, अगर सोते भी रहे होगे तो भी आप इसको आराम से कर सकते थे। तो द विल बी द करेक्ट आंसर। इसका बताओ जल्दी से, इसका बताओ जल्दी से क्या होगा। ही कैन प्ले ब्लैंक पियानो, ही कैन प्ले ब्लैंक पियानो, आ पियानो, द पियानो, एन पियानो, क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर करिएगा। और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं सोचना कि यार इतना इजी मैंने थोड़ी ना बनाया है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम के डिक्टो क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? सी होगा ना, सबको लग रहा है सी होगा, किसी को डाउट तो नहीं है? इधर सुनो क्यों सी होगा। अगर किसी को नहीं पता, सुनो, अगर किसी को नहीं पता ना बोल देना कमेंट में, बता दूंगा, ठीक है ना, लेकिन अपने अंदर मत रखे रहना, डाउट रखे रहोगे मजा नहीं आएगा। डाउट नहीं रखना है, पूछ लेना है, ताकि एग्जाम हॉल में बैठो ना मजा आ जाए, चीर दो फाड़ दो बिल्कुल। देखो, ही कैन प्ले द पियानो, वेरी गुड। यहां पर द होना चाहिए, क्यों होना चाहिए पता है? ये पियानो की वजह से होना चाहिए था। किसकी वजह से सर? पियानो की वजह से होना चाहिए था। क्यों पियानो की वजह से होना चाहिए था? क्योंकि पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और आपको एक चीज पता है, कह दो क्या पता है सर? क्या बोलते हैं, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कौन? ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा ना, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम होगा ना, या फिर आप कह लो कि भाई कोई भी ऐसी चीजें जो यूनिक हैं ना, कोई भी ऐसी चीजें जो यूनिक हैं, इन सब के नाम के पहले हमेशा द का यूज कर लेते हैं। जो चीजें यूनिक होती हैं उनके साथ हम द का यूज कर लेते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट न्यूज़पेपर के नाम के साथ तो बिल्कुल भी द का यूज करते रहते हैं। तो इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होता वो द रहता ना, याद रखना, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखो, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो। वाओ, गजब का क्वेश्चन है, जरूर आएगा एग्जाम में। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में इस टॉपिक से दो क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा स्पेलिंग एरर। अब आप बता दो, एस्थेटिक ना, हाँ लोग एस्थेटिक बड़ा पसंद करते हैं इसीलिए। चलो बताओ, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर क्या होगा? यूटिलाइज, यूटिलाइज, यूटिलाइज या यूटिलाइज। यूटिलाइज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? आंसर करना। हाँ बिल्कुल, क्यों जाना पड़ रहा है ना? आंसर, यूर एनर्जेटिक रहना पड़ता है। अगर हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो आप लेजी फील करोगे, आप लेजी फील करोगे फिर पढ़ाई बढ़िया से नहीं हो पाएगी। तो ना होकर के भी होना पड़ता है ताकि आप रहो, हम सब आपके लिए ही तो करते हैं। जितने लोग स्पेलिंग लिख रहे हो ना, जितने लोग स्पेलिंग लिख रहे हो, मुझे पता है स्पेलिंग नहीं पता है तभी आप स्पेलिंग लिख रहे हो, क्योंकि जब यहां पर लिखोगे ऑटो करेक्ट हो जाएगा ना। मैं भी इतना चालाक हूं। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। यूटिलाइज होता है ना, UTILISE होता है, ठीक है। चलो यहां पर भाई, अब मैं फिर वही कहूंगा, इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, फिर कोई कहोगे इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, कोई कहोगे हिंदी में एक्सप्लेन करो। तो क्या होगा? हमें मेजॉरिटी को फोकस करना होता है कि भाई ज्यादा कौन किसमें कंफर्टेबल है। हिंदी में सब कंफर्टेबल होंगे, इंग्लिश में मे बी कि कुछ लोग ना कंफर्टेबल हों। समझा करो ना, क्यों इतने नखरे? इतने नखरे तो बीवी भी नहीं दिखाती है जितने नखरे आप लोग दिखाते रहते हो यार, इतने नखरे ना दिखाया करो। चलो बताओ, ड्यूफियंस या फिर डिफायंस, डिफियंस, डेफियंस, ये क्या है बताओ भाई, क्या है? करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा है। अरे वाह, चलो आप भी
देखो सारे टीचर फेवरेट होते हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं ना। तो हम चाहे हैं या फिर और भी सब फैकल्टी हैं, सब मस्त हैं अपने आप में, और आपके पास बेहतरीन नहीं, द बेस्ट टीम है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलो क्या होगा, डेफिएंस, डी होगा। अरे बा, इतना गुस्सा हो गए क्या जो डी 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 कर रहे हो? हाँ सही बात है, यहां पर होगा राइट आंसर डेफिएंस होता है, डेफिएंस, याद रख लो इस चीज को, क्या होता है, डेफी, डेफी और एंस होता है, ANCE, एंस, ठीक है। चलो स्पेलिंग एरर का लास्ट क्वेश्चन, चलो बताओ, बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है, बताओ भैया। सिंथिलेटिंग का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? सिंथिलेटिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? जो बताएगा, जो बताएगा फिर समझ लो, क्या बताओ, जो बताएगा उसको। सर इसका मतलब, किसका मतलब? सिंथिलेटिंग का मतलब, जो सिंथिलेटिंग होता है इसका मतलब होता है, आप कह सकते हो विटी या फिर स्पार्कलिंग। जब कोई चीज बहुत ज्यादा मतलब कि स्पार्क करती रहे ना, उसी को कहते हैं हम लोग सिंथिलेटिंग। तो बताओ यहां पर करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? देखो सिंथिलेंट, ये जो है क्या बोलते हैं, सिंथिलेटिंग जो है, सिंथिलेटिंग में कहीं भी के नहीं आता, सी को भूल जाओ। और सर क्या होता है, SCIEN भी नहीं होता, तो डी को भी भूल जाओ। अब बताओ यहां पर ए करेक्ट है या बी करेक्ट है? बताओ जल्दी से, बी करेक्ट होगा ना? जी हां, डबल एल होता है सिंथिलेटिंग में, और यहां पर सिंगल एल है। इतना याद रख लो बस कि सिंथिलेटिंग में डबल एल होता है, बस इतना याद रख लो। सिंथिलेटिंग की स्पेलिंग करेक्ट करके आ जाओगे, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप करो। कह तो सारा तो हम ही कर रहे हैं, तो सारा आपको ही तो करना है, मैं तो बस ऐसे ही। बताओ, जहां आप फंसे वहीं से मैं आ जाऊंगा, बाकी तो आपको ही करना है ना। हाँ, सिंथिलेटिंग। चलो, चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो इट। ही हैज ब्लैंक शॉप एज अ कंसल्टेंट। उसने क्या कर लिया है ना कि एक कंसल्टेंट की शॉप खोल रखी है ना, खोल रखी है, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहा होगा। तो यहां पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्या होगी? ABCD, जल्दी बताओ। नहीं, अनकाउंटेबल नाउन में AN का यूज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। AN का यूज अनकाउंटेबल नाउन में नहीं कर सकते हो। चलो बताओ। अरे बताया तो स्पार्कलिंग होता है, बताया फिर भी। और ये क्या है, गया 50,000, बहुत मारेंगे ना। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो इट। क्या होगा? सेटअप होगा। सभी को लग रहा है सेटअप होगा, किसी को कुछ और तो नहीं लग रहा है? देखो, सेटअप का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना। सेटअप का मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिश करना। अगर उसने कंसल्टेंसी की दुकान खोली है तो इस्टेब्लिश ही तो करी होगी ना। इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है? सेटअप होता है। सो बी विल बी द क्या, राइट आंसर। अच्छा चलो बताओ, सेट बैक क्या होगा? सेट बैक के लिए क्या होगा बताओ जल्दी से। सेट बैक का क्या होगा? आंसर आपको करना है। सेट बैक, आप सेट बैक का आंसर करो, मैं सेट अबाउट और सेट इन का आंसर कर देता हूं। सेट अबाउट का मतलब होता है बिगिन, कोई भी चीज को शुरू करना, ठीक है, या कोई चीज को स्टार्ट कर देना। और सेट इन का मतलब भी होता है कोई चीज को बिगिन करना, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है, अनप्लीजेंटली ना। जब कोई चीज आप अनप्लेजेंटली, उदास होकर के शुरू करते हो, उसके लिए आप किसका यूज करोगे? उसके लिए आप सेट इन का यूज करोगे। और जब कोई चीज आप करना शुरू कर दो, कोई चीज स्टार्ट डूइंग, जब कोई चीज करना शुरू कर दो और बढ़िया, कोई उदासी उदासी नहीं है, तो उसके लिए सेट अबाउट का यूज करोगे। और सेटअप का मतलब स्टेब्लिश करना होगा, और सेट बैक का मतलब क्या होता है सर? डिले करना। सेट बैक का मतलब क्या होता है? डिले करना। आंसर आना चाहिए मुझे, ठीक है ना। सेटबैक का मतलब रिस्टार्ट करना, डिले करना होता है सेटबैक का मतलब। अरे महाराज, क्वेश्चन 76 में ए यूज किया तो क्या दिक्कत है? क्वेश्चन 76, एक मिनट भाई देख लेते हैं। हाँ तो ए ही तो यूज होगा, सीजन काउंटेबल है। कितनी सीजन होती हैं? हर किसी को पता है, होती है। देखो मुझे नहीं पता कितनी सीजन होती है, लेकिन और किसी को पता होगी कि 4 सीजन होती है, 5 सीजन होती है। जैसे मुझे जनरली पता है कि भाई समर सीजन होती है, विंटर सीजन होती है, रेनी सीजन होती है, और कुछ होती होगी
बट मुझे तो पता है। तो सीजन काउंटेबल है महाराज, और अगर कोई चीज काउंटेबल होती है उसके साथ एन का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल में नहीं करते ना। बताओ क्लियर है? ग्रामर मार के नहीं छोड़ता है, ग्रामर इतनी गजब की चीज है। ग्रामर मुझे मजा आ जाता है, आप कैसे कहते हो। चलो गजब का क्वेश्चन है, पता है क्यों गजब का क्वेश्चन है? ये पूछ रहा है कि भैया आप बताओ एप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा बताना है आपको। वी मस्ट डू अवर वर्क वेल और वी स्टैंड टू लूज। देखो यहां पर और लगा है, तो पहले तो ये बताओ, आंसर करते रहना, आंसर कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन पहले ये बताओ मुझे कि क्या बोलते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है ना, ये कौन सा सेंटेंस है, जल्दी से बताओ। चलो बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? ये, हाँ सी, अरे करेक्ट आंसर आप बताने लगे। ये कौन सा सेंटेंस है? हाँ तो ये है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस। कैसे पता सर ये कंपाउंड सेंटेंस होगा ना? आपके मन में आएगा ना, आया कि नहीं आया? आया तो पूछ सकते हो। ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों है, कैसे है? इसलिए है क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया हूं। ये बहुत डिफिकल्ट स्टूडेंट को लगता है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मुझे आता ही नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगता इसको समझना। अगर किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा है तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, और अगर किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सीधी सी बात है, और कंजक्शन में मैं ये हमेशा पढ़ाता हूं आपको। अब यहां पर देख लो भैया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चाहिए। यहां पर कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं दिख रहा है, यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिख रहा है, यहां पर भी कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वही है ना, वही है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो 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 ना आगे। हाँ फाइन बॉयज, वेरी गुड। फाइन बॉयज अगर आएगा तो सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा ना। वेरी गुड, चलो इसका आंसर करो भाई साहब। ये भी कह रहा है, ये लो कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है। ठीक है, आई विल हेल्प यू इन एनी पॉसिबल वे, इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या होगा आप बता दो। ये देखो इधर देखो, हमने कहा कॉम्प्लेक्स का मतलब है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें कोनो कंजक्शन ही नहीं है तो कॉम्प्लेक्स बनेगा? ये धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अरे निकल, यहां आओ। आई विल हेल्प यू इन विच ईवर वे इट इज पॉसिबल। भैया विच ईवर क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना, है ना। यू में सीक हेल्प इन एनी वे, यहां पर कोई कंजक्शन ही नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग बनेगा। ये क्या है? करेक्ट आंसर फिर से क्या होगा? करेक्ट आंसर फिर से क्या होगा? बी होगा ना। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। अगर क्लियर तो एक बार फिर कमेंट में छा जाओ 1। अगर सब कुछ क्लियर है ना, कमेंट में छा जाओ 1। 1 मुझे देखे हुए बहुत देर हो गया ना, 1 देखा नहीं मैंने, और जब तक 1 नहीं देखता हूं मेरी आंखों को सुकून नहीं मिलता है जैसे ना। जल्दी से छा जाओ और आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द अप्रोप्रिएट टेंस फ्रॉम द वर्ब फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बेलो देम। भैया पता है ये यहां पर तो दे दिया है आपको कि अप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म चूज करना है ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म यहां पर चूज करें कि ये एक प्रॉपर टेंस बन जाए। तो चलो आओ, टेंस तो पढ़ाया है ना हमने, टेंस तो हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? सर टेंस हमने आपको रटाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, स्टिल ना कर पाओ मजा ही नहीं आएगा। और जिसका जो चीज नहीं क्लियर है ना वो भी पूछ लेना, ये ना कहना कि नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया वो कमेंट में बताओ, वो समझाऊंगा मैं। और कह दोगे नहीं समझ में आया, मुझे क्या पता, मेडिकल स्टोर पर चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, कह दो मैं बीमार हूं। हाँ तो क्या हुआ है कुछ बताओ तो,
क्या हो रहा है, ऐसे कैसे, तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलो, अवर टीचर टॉट अस दैट द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। हमारे टीचर जी ने हमें यह सिखाया कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या करती है, मूव करती है। हैड मूव्ड, मूव्स या हैज मूव्ड। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा यूनिवर्सल फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो अर्थ है वो राउंड करते, मतलब कि वो सन के आसपास चक्कर लगाती है। यूनिवर्सल फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो सी और डी तो नहीं हो सकता। अब या तो ए है या तो बी है। अब आप बता दो क्या होगा, क्या होगा? मूव नहीं होगा महाराज, मूव नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं इसके बाद समझा देता हूं, टेंशन ना लो। पहले बताया करो ना, जब क्वेश्चन पे रहे तभी बता दोगे तो मजा आ जाता है, नहीं बताओगे तो फिर मजा नहीं आ पाता है। बट आओ, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। पता है क्यों बी होगा? मूव क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वो भी थर्ड पर्सन का, तो हम वर्ब में यस या ईएस यूज करते हैं। सो मूव्स विल बी द करेक्ट आंसर। और देखो, सर का कई सारे लोगों का है ना, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आया। आप लोगों ने तो क्लास लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, और जो नहीं लिए है थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकती है। कर देते हैं ना, कर देते हैं। इधर आओ, देखो देखो क्या देखना है, देखना यह है कि अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में आपको ये कंजक्शन दिख जाए, ये कंजक्शन का मतलब क्या है? एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और या फिर अदरवाइज ना, और या फिर अदरवाइज, और वाई का मतलब येट है, एस का मतलब सो है और स्टिल है। किसी भी सेंटेंस में दो क्लॉज के बीच में अगर ये कंजक्शन दिख गए फैन बॉयज, तो समझ जाओ कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है सर वो? सर वो कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वो कंपाउंड सेंटेंस है। ओके। और अगर इनके अलावा कोई और कंजक्शन दिख जाए तो समझ जाओ वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। खत्म बात, इतना ही है। अगर ये कंजक्शन किसी भी सेंटेंस में है तो वो कंपाउंड है, और अगर ये कंजक्शन नहीं है, कोई और कंजक्शन है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, इतनी ही बात है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को लेकर के। चलो आओ, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आई ब्लैंक हिम वेरी वेल, क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी बताओ। आई ब्लैंक हिम वेरी वेल, बोलो क्या होगा? आई ब्लैंक हिम वेरी वेल। सी, टी वाई सर, टी वाई मतलब अच्छा थैंक यू, आओ हो, वेलकम ना। आओ चलो इसका आंसर करो। आई, देखो, हैड नोन हिम वेरी वेल, नोविंग, देखो नोविंग तो कभी नहीं आएगा ना, नोविंग तो दर्शन भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि जो स्टेटिव वर्ब होती हैं उसमें कभी आईएनजी लगाने की गलती ना करना, कभी ना करना। नोन भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले घूम ही नहीं सकती। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल लगाया गया है कि तू अकेले नहीं घूमेगी। तो नोन अकेले कहे आएगा सेंटेंस में? आ ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। फिर हैड नोन या नो, देखो यहां पर अगर मैं कहूं तो ये मेरी हैबिचुअल एक्शन में शामिल हो जाएगा कि अगर मैं किसी को जानता हूं तो जानता हूं, कंटिन्यू बना ही रहेगा ये जानना। तो इंडेफिनिट टेंस होगा, परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट कहता है कि काम कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट होने वाला काम तो नहीं लगता, किसी एंगल से कंप्लीट होने वाला काम नहीं लगता। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सी टेबल टेनिस सिंस मॉर्निंग, इसका क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले करेगा, आज हैंडसम लग रहे हैं सर जी। अच्छा आज लग रहे हैं, जैसे आज मैं मेकअप वेकअप करके आया हूं ना, आज हैंडसम लग रहे हैं। रोज तो ऐसे दिखता हूं मैं, आज मेकअप करके आ गया।
चलो बताओ, बोलो जरा बोलो ना। 87 में सी होगा। अरे वाह यार, सी होगा पक्का। देख लो, देख लो, 87 में डी होगा ना। हाँ, जो जो लोग डी कह रहे हो, अपने अपने आप को एक कंटाप लगाओ, खुद से मारो अपने आप को, पहले मारो फिर हम बताते हैं क्यों। मार लो, धोखा मत देना अपने आप को, अपने आप को कूट लो, क्योंकि मैं तो कूट पाऊंगा नहीं यहां से ना। चलो लगाओ। ये जो लोग बी कह रहे हो, जितने लोग बी कह रहे हो, वो तो अपना सर पटक दो कहीं पे पहले। ढक्कनो इधर सुनो, इधर सुनो। मैंने क्लास में रटवा दिया था, मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था, गला फाड़ के समझाया था। अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम दिख जाएगा तो वो सेंटेंस परफेक्ट में जाएगा। वो सेंटेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस और परफेक्ट में जा सकता है, बस इंडेफिनिट नहीं हो सकता, कंटीन्यूअस नहीं हो सकता, सिर्फ परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो प्ले और प्लेज तो हो नहीं सकता। अब ये है हैज बीन प्लेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये है हैव बीन प्लेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और सी जो है ना, सी ये एक है, और अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो महाराज हैज लगता है, हैव नहीं लगता है। तो बाबू भैया सी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट डी। समझे? तो अपने आप को मारे थे तो बुरा तो नहीं लगा ना? अब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गलती करे हो तो पनिश तो करना पड़ेगा अपने आप को ना। बताओ यहां पर, चूज द appropriate collective nouns for the following from the alternatives given below them। वाह 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 वाह, बताओ, बढ़िया है। a blank of है, a blank of है, क्या होगा? सॉरी सर, नो सॉरी ना, गलती करो। देखो, गलती पहली बार हो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। दूसरी बार गलती हो, वही सेम गलती, तो देखो सुधार करने की जरूरत है। और तीसरी बार हो तो फिर अपने आप को कूट दो, खुद से कूट दो, क्योंकि फिर गड़बड़ है, फिर बहुत गड़बड़ है। यहां पर देखो क्या होगा ना, बी, बी बोले तो, बी बोले तो फिर हैं, क्या है ये, क्या है ये? हाँ, कुछ भी बोल दोगे ऐसे ही, कुछ भी बोल दोगे। हाँ, हाँ, वेरी गुड। देखो, हे हो गया या फिर स्टिक हो गया ना, हे हो गया या फिर स्टिक हो गया, इनका जो कलेक्टिव नाउन होता है उसे हम लोग बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंडल। चलो जल्दी से बताओ, क्विर किसका कलेक्टिव नाउन है किसी को पता? क्विर किसका कलेक्टिव नाउन है? कॉफी शू। वाओ, कॉफी। बताओ ये किसका कलेक्टिव नाउन है? क्विर। और जितने लोग ऑप्शन में आंसर देते हो और क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, ये क्या बात है? हाँ, हमसे पूछ रहे हो? हाँ, आंसर आपको करना है ना। बताओ क्विर का क्या होगा? पता है ये किसके लिए यूज होता है? हाँ, ये किसके लिए यूज होता है पता है? हाँ, ये देखो, जो एरोज होती हैं ना, जो एरोज होती हैं, वो जो हंट वंट करने के लिए यूज करते हैं एरो, उसके ग्रुप को, उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? क्विर कहते हैं। मैंने तो, वाह 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 वाह, अच्छी बात है ना। और स्क्वाड्रॉन क्या होता है जल्दी से बताओ, पता है? हाँ, एरो, वेरी गुड। स्क्वाड्रॉन का क्या होता है पता है? जो एयरक्राफ्ट होती हैं या फिर शिप होती हैं, एयर क्राफ्ट या जो शिप होती हैं, इनके ग्रुप को हम कहते हैं। और क्राउड तो बच्चे बच्चे को पता है, क्राउड भी बताना पड़े तो फिर नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा मैं। इधर बताओ, चलो, एनिमल नहीं होता है। चलो, ब्लैंक, अ ब्लैंक ऑफ स्टेयर्स, ये जो स्टेयर्स होते हैं इनके ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे सर? बोलो, स्टेयर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? बोलो 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 बोलो। धनुष। वाह, बहुत दिन हो गया था मुझे ये नाम सुने हुए ना। आर्मी नहीं, इधर सुनो,
हाँ हाँ, अब इसका आंसर करो महाराज। ग्रास दैट हैज बीन कट एंड ड्राइड फॉर यूज। हाँ, हे का मतलब वही होता है कि जिसको हम काट वाट करके सुखाते हैं एनिमल्स के फीड के रूप में, उसको हम प्रिपेयर करते हैं, उसे ही हम लोग हे कह देते हैं ना। हाँ, इसे देखो, इसे देखो, स्टेयर्स हो या स्टेप्स हो, इनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं पता है? फ्लाइट तो नहीं कहते जी, कि फ्लाइट कहते हैं? फ्लाइट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? शायद गैगल, ए ढक्कन बहुत कूटेंगे, फ्लाइट ही कहते हैं, फ्लाइट ही कहते हैं। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स होता है, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स होता है। ये जो गैगल होता है ना, ये गैगल गीज के ग्रुप को बोलते हैं। गैगल किसे बोलते हैं? गैगल जो होता है गीज के ग्रुप को बोलते हैं, गीज के ग्रुप को। अब बताओ फैगोट और शूट। शूट मैं बता रहा हूं, फैगोट आप बता दो। शूट मैं बता रहा हूं, फैगोट आप बता दो। बताओगे? बताओगे? देखो, शूट का तो मैं बता दे रहा हूं कि रूम्स या फिर फर्नीचर्स, रूम्स या फिर फर्नीचर्स के ग्रुप को हम लोग शूट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? फैगोट। अब फैगोट किसे कहेंगे? बोलो जल्दी से। अरे वुड्स, वुड्स के ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं? फैगोट कह देते हैं। स्टिक्स के ग्रुप को भी हम लोग क्या कह देते हैं? फैगोट कह देते हैं, समझे? तो वुड्स के ग्रुप को फैगोट कहा जाएगा। चलो, अभी आया है बढ़िया वाला क्वेश्चन ना। कह क्या रहा है ये? वो देखो, कह रहा है एक्टिव फॉर्म बताना है, ठीक है। मतलब ये जो गिवन सेंटेंसवा है ये पैसिव में है, और पैसिव से एक्टिव बताना है। बता तो सकते हो महाराज ना? हाँ, फैगोट, फैगोट भी होता है, ठीक है। और वो स्टिक्स के ग्रुप को भी कहते हैं और वुड्स के ग्रुप को भी कहते हैं। बाकी स्टिक्स के ग्रुप को, स्टिक्स के ग्रुप को बंडल भी कहते हैं, ठीक है। मुझे पता है, ऐसा नहीं है, ठीक, दोनों होता है। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। सी 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 सी, एक्टिव पैसिव है ना। देखो, एक्टिव पैसिव का तो मैं सीधा सा आपको फंडा बता दिया हूं, न जाने कितनी बार समझाया हूं, कितनी बार समझाया हूं कि अगर देख लो एक्टिव वाइस और पैसिव वाइस, यही चीज याद रख लो बस। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट है, या वर्ब में यस या यस लगा है, या डू है, या डज है, तो समझ जाओ कि उसका जो पैसिव बनेगा वो इज, आई एम, आर, वर्ब थर्ड होना चाहिए। और अगर सेंटेंस में इज, एम, आर वर्ब थर्ड है तो उसका एक्टिव ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर आपके गिवन सेंटेंस में वर्ब सेकंड है या डिड है तो उसका जो पैसिव बनेगा वो वाज, वर, वर्ब थर्ड होना चाहिए। अगर पैसिव वाइस में वाज, वर, वर्ब थर्ड है तो उसका एक्टिव वर्ब सेकंड या डिड होना चाहिए। आसान है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कठिन है, बहुत आसान है। अगर आपके सेंटेंस में इज, एम, आर वर्ब आईएनजी है तो जो पैसिव बनेगा वो भी क्या रहेगा? वो भी आपका इज, एम, आर, लेकिन बीइंग लगा होना चाहिए और वर्ब थर्ड होना चाहिए। और अगर इज, एम, आर बीइंग वर्ब थर्ड है तो पैस एक्टिव होना चाहिए इज, एम, आर वर्ब आईएनजी ना। होगा? होगा? चलो इधर देखो, अगर हम कह दें वाज और वर प्लस वर्ब आईएनजी तो इसका जो पैसिव होगा वो होगा वाज, वर, बीइंग वर्ब थर्ड। और अगर किसी सेंटेंस में वाज, वर, बीइंग वर्ब थर्ड है तो उसका एक्टिव क्या हो जाएगा? हाँ सर, तो चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव विद रिस्पेक्ट टू योर वर्ब्स, आस्क व्हाट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो, वाज, वर, वर्ब आईएनजी होना चाहिए, समझे? वाज, वर, वर्ब आईएनजी होना चाहिए। और सुनो, और सुनो, अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव में हैज, हैव वर्ब थर्ड है तो पैसिव में आप देख लो हैज, हैव, बीन वर्ब थर्ड होना चाहिए। और अगर हैड वर्ब थर्ड है तो पैसिव में देख लेना हैड, बीन वर्ब थर्ड होना चाहिए। इसका उल्टा एक्टिव, इसका वो पैसिव, सीधा है, उल्टा सीधा करते चले जाओ, ठीक है। अब यहां पर आओ, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर वाज, वर, वर्ब थर्ड फॉर्म है ना।
देखो समझो, कह रहा है कि वाज वर वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव में क्या होना चाहिए? अगर वाज वर वर्ब थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में वर्ब सेकंड या डिड होना चाहिए। ठीक है, अब देख लो, वर्ब सेकंड इसमें नहीं है, वर्ब सेकंड इसमें नहीं है, वर्ब सेकंड इसमें है, इसमें हैड आ गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोलो? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोलो? बोलो जरा बोलो ना, क्या हो जाएगा? द माउस वॉज किल्ड बाई द कैट का एक्टिव बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे और वाज किल्ड, वाज वर वर्ब थर्ड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में बदल दोगे, किल्ड द माउस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर आप ये याद कर लो ना, कसम से कह रहा हूं, एक्टिव पैसिव देखोगे आंसर, नजरों से देख करके आंसर आप मार सकते हो, मतलब कुछ पढ़ना नहीं है। एक्टिव पैसिव 3-3 4-4 क्लासेस लेता है, लेकिन इतना पता हो ना तो एक्टिव पैसिव हवा में उड़ा दोगे आप। चलो इसका क्वेश्चन देखो, ही विल बी इलेक्टेड, ये भी पैसिव वाइस में है, इसका एक्टिव बनाना है। देखो अगर कोई मॉडल वर्ब है ना, अगर कोई मॉडल वर्ब है तो उसका पैसिव जब बनेगा तो सेम मॉडल वर्ब आप भी यूज करोगे, लेकिन बी लगा करके वर्ब थर्ड लिख दोगे। ठीक है, बी लगा करके वर्ब थर्ड यूज कर दोगे। अब देख लो यहां पर क्या है सर? वुड बी है, तो आपके सेंटेंस में क्या होना चाहिए? आपके सेंटेंस में भी वुड ही होना चाहिए। बस क्या होगा कि यहां पर मॉडल वर्ब में सिर्फ मॉडल वर्ब और वर्ब फर्स्ट रहेगी, बी नहीं रहेगा। अब देख लो किसमें, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर क्वेश्चन है ना अपना, कहां पर क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन तो ये है विल बी है, तो पैसिव में भी विल ही रहेगा, बस बी नहीं होगा और इलेक्ट हो हाँ इलेक्ट हो जाएगा। देख लो किसमें विल इलेक्ट है किसी में विल इलेक्ट दिख रहा है? किसी में विल इलेक्ट? जल्दी बताना। सी ना, सभी को दिख रहा है? किसी को ऐसा है जिसको एक्टिव और पैसिव ना समझ में आया हो? किसी का मन कर रहा हो कि यार कम समझ में आया है एक्टिव पैसिव? बोलो, कर तो सकते हो ना? यू कैन, एक बार कमेंट में लिखो आई कैन ना, आई कैन, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो, चलो इसका आंसर करना है 92 एंड 93। गैप नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए तब तक लगातार लगे रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार कुछ समय के लिए भी आप तलवार को रख दोगे तो उसमें जंग लग जाएगा। हमेशा उसको यूज करते रहना चाहिए ना। सेम प्रिपरेशन में गैप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आओ, आई कैन ना, वेरी गुड। चलो, चूज द अप्रोप्रिएट सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। लो भैया, फिर से कॉम्प्लेक्स सिंपल ना, पीछा नहीं छोड़ रहा है, इतना आसान कर दिया, फिर हमें इससे डर ही नहीं लगना चाहिए। कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस चूज करना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बोले तो नो कंजक्शन, सिंपल सेंटेंस बोलता है नो कंजक्शन, वन फाइनाइट वर्ब ओनली। देखो देखो, इट इज रिपोर्टेड नो वन हैज वॉन मेजोरिटी। हमने कहा सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो, एक फाइनाइट वर्ब। यहां पर एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, सिंपल नहीं हो सकता। हमने पढ़ाया है सिंपल सेंटेंस मतलब सिर्फ एक वर्ब हो, बस मेन वर्ब। रिपोर्टेडली नो वन हैज वॉन अ मेजोरिटी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ही इट वॉज रिपोर्टेड दैट नो वन। देखो, एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, टोटल दो वर्ब हो गई, यहां पर भी टोटल दो वर्ब हो गई। तो भैया ये तो सिंपल सेंटेंस बनेंगे नहीं। जब वो दोनों सिंपल सेंटेंस नहीं बनेंगे तो भैया यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक वर्ब है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए दैट लगा दोगे, दैट लगा दोगे तो वो सिंपल सेंटेंस होगा महाराज, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दैट, वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना। समझा करो, समझा करो, बी विल बी द करेक्ट आंसर ना। हाँ, ये होती है ना बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जीवा कैन नॉट हियर अनलेस सी यूज हियरिंग एड। यहां पर अनलेस लगा हुआ है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अनलेस का मतलब कॉम्प्लेक्स। कैसे पता कि ये कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि फैन बॉयज नहीं है इसमें फैन बॉयज। फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, येट है, स्टिल है, नहीं है ना, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब सिंपल बनाना है, एक फाइनाइट वर्ब देख लो, बस एक फाइनाइट वर्ब देखो कहां है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब।
ना। और अभी भी अगर कोई कहा कि नहीं समझ में आया तो देख लो फिर, देख लो फिर, मैं यहीं से पेन फेंक करके मारूंगा। फाइनाइट वर्ब बोले तो मेन वर्ब ना, हम अपनी क्लास में आपको वर्ब पढ़ाते हैं तो यही तो सिखाते हैं ना, फाइनाइट वर्ब। वर्ब के टाइप में फाइनाइट वर्ब मतलब मेन वर्ब, सिर्फ एक मेन वर्ब होनी चाहिए। कहीं दिख रही है? बोलो। गलत हो गया, गलत होना नहीं चाहिए। देखो, जीवा कैन नॉट हियर अनलेस, अरे भाई अनलेस इसमें भी है, अनलेस इसमें भी है। अगर कंजक्शन दिख गया तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। जीवा कैन नॉट हियर अंटिल, अरे बाबू अंटिल भी तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अंटिल भी तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सॉरी अंटिल भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। जीवा कैन नॉट हियर विदाउट अ हियरिंग एड, देखो यहां पे कंजक्शन नहीं आया है, यहां पे कंजक्शन नहीं दिख रहा है, विदाउट तो प्रीपोजिशन का काम कर लेता है, और यहां पर सिर्फ एक मेन वर्ब दिख रही है, कैन नॉट हियर। करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला देख लो, अरे बाबू यहां पर इफ लगा है, अगर इफ लगा है तो वो कैसा कंजक्शन? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहता है कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो ये तीनों तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, जब ये तीनों कॉम्प्लेक्स है तो बच्चा सी क्या है? सिंपल है। सी क्या है? बोलो, सी क्या है? बी। बहुत कूटेंगे हम, बी कहां से होगा? हाँ, until, unless, if, while, सॉरी हाँ, when, where, भाई बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, that, although, though, even though, so that, because, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये जहां लग जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है ना। चलो अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है, इसको बताना है। पी क्यू आर एस ना, पी क्यू आर एस, आंसर करो जल्दी से। If the sovereignty of the people and their elected representatives and the unity in the hands of a country is not safe, it cannot be safe in any other hands. इतना लंबा चौड़ा देखो, मैं इतना पढ़ाकू तो हूं नहीं, तो इतना लंबा चौड़ा तो मैं ना पढ़ पाऊंगा, मैं आपको समझा देता हूं बस। क्या है कि ये वाली लाइन फिक्स रहेगी और ये वाली लाइन भी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। इन तीनों लाइंस को आप अरेंज करो और इनके साथ ऐसा कनेक्शन बनाओ कि ये पहला सेंटेंस बने, ये लास्ट सेंटेंस बने, और बीच में ये जोड़ो और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए ना, वो है ना। और कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, तो कुछ ऐसा कर कमाल कि ये एक प्रॉपर मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। बेचारा कब से बिछड़ा हुआ है, इसको मिलाओ भाई, दया कुछ बढ़िया वाला काम करो ना। हाँ, फैन बॉयज को छोड़ दो तो सारे सबऑर्डिनेटिंग ही हो जाएंगे, ठीक है। चलो डी, अब देख लो आप, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है, मुझे तो नहीं पता है, तो अब आप देख लो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे थोड़ी ना पता है। बोलो बोलो जरा बोलो। अच्छा, नीचे ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, कोई ये नहीं कह सकते कि नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हमने इसको जूम कर दिया या ऊपर कर दिया था जानबूझ करके कि आपको दिख जाए ना। चलो बताओ जल्दी से, डी 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 डी, सारे लोग डी। ए बी कौन कह रहा है भाई? अब तो मुझे चेक करना पड़ जाएगा, देखते हैं। इफ द सोवेर्निटी ऑफ द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव and the unity in the hands of a country is not, if the sovereignty of a country is not safe in the hands of the people and their elected representatives and the unity, it cannot be safe in other hands ना। तो S पहले आएगा, फिर R आएगा, फिर P आएगा, फिर Q आएगा, S R P Q, D will be the correct answer ना। If the sovereignty of a country is not safe in the hands of the people and their elected representatives and the unity, it cannot be safe in any other hands. D will be the correct answer. चलो महाराज, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर करो। फिर सेम है, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, फिक्स है। अब इनको चेंज करो और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाओ, जल्दी से चेंज करो, जल्दी से। The leader's public meeting was disrupted, ठीक है, by a section of the audience, any firm assurance he had not given them who felt that for the solution of their problems. ये लास्ट सेंटेंस है, ये तो फिक्स ही रहेगा। अब आप देख लो और बताओ जल्दी से।
बोलो 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 बोलो, बी या डी? बी या डी? द लीडर्स पब्लिक मीटिंग वॉज डिसरप्टेड, ठीक है, द लीडर्स पब्लिक मीटिंग वॉज डिसरप्टेड ना, डिसरप्टेड, लीडर्स की पब्लिक मीटिंग जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी बाई अ सेक्शन ऑफ द ऑडियंस। अरे वाह, इधर सुनो, जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो वर्ब के बाद क्या लग जाता है? बाई। पढ़े हो ना ग्रामर का, देखो ग्रामर का कमाल, इसे कहते हैं ग्रामर का कमाल। वॉइस पढ़े हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ाया था, वॉज वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस है, वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाई लग जाता है, बाई लग जाता है तो भैया पी होगा हमारा ओपनिंग सेंटेंस। देखो ऑप्शन में, ये ऑप्शन में पी है पहले, इसमें नहीं है पी पहले, इसमें नहीं है पी पहले, इसमें नहीं है पी पहले, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इतने स्मार्ट तो हैं ना, है ना, कह सकता हूं कि आप इतने स्मार्ट हो ना। ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखो जल्दी से क्या होगा, देखो जा, बोलो 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 बोलो। 96, इसमें भी आपको वही करना है, ऑफ द मल्टीट्यूड टू बार्क एट ना, इमिनेंट मेन एज डॉग्स डू, इट इज द प्रैक्टिस एज एट स्ट्रेंजर्स। ये कहा है यार, अजीब सा लग रहा है ना। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मल्टीट्यूड टू बार्क एट इमिनेंट मेन एज डॉग डू एट स्ट्रेंजर्स। हैं, मैं तो जोड़ दिया एक बार में। अरे देखो जल्दी से, देखो क्या होगा, इजी है। अब मैं क्या करूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले अपना सब्जेक्ट पार्ट आएगा, फिर वर्ब पार्ट आएगा। इसका मतलब 3 विल बी द ओपनिंग सेंटेंस। अब 3 इसमें ओपन कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, देखो इसमें भी कर रहा है यार। तो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मल्टीट्यूड टू बार्क एट इमिनेंट मेन एज डॉग डू एट स्ट्रेंजर्स। तो 2 के बाद क्या बोलते हैं, पहले क्या आएगा, एज द मल्टीट्यूड टू बार्क एट इमिनेंट मेन एज डॉग डू एट द स्ट्रेंजर्स। तो पहले तो 3 आएगा, इट इज द प्रैक्टिस इमिनेंट मेन एज डॉग डू, है पहले तो 3 आएगा ना, पहले तो 3 आएगा। अब देख लो 3 1 2 4 होगा ना, देख लो 3 1 2 4 होगा ना जी, होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए कि इट इज द प्रैक्टिस इमिनेंट मेन एज डॉग्स डू। एक सेकेंड यार, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मल्टीट्यूड टू बार्क एट, तो 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1 1 के बाद 4, हाँ यार 1 होगा। मैं भी दिमाग में कुछ और चल रहा था लगता है। चलो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, चलो जल्दी से बताओ। टू द रॉक्स बेलो माई ग्रिप एंड आई वॉज अबाउट टू प्लमनेट ऑन द ब्रांच वॉज वीकनिंग। ये क्या है, देखो ये ओपनिंग नहीं कर सकता, ये ओपनिंग नहीं कर सकता, ओपनिंग कौन करेगा, माई ग्रिप एंड आई वॉज अबाउट टू प्लमेट ऑन द टू द रॉक्स बेलो ऑन द ब्रांच वॉज वीकनिंग है। देखो पहले 2 होगा फिर 3 होगा, 2 होगा 3 होगा ना, देखो 2 4 3, माई ग्रिप ऑन द ब्रांच वॉज वीकनिंग, हाँ ठीक है ये सही है। माई ग्रिप ऑन द ब्रांच वॉज वीकनिंग एंड आई वॉज अबाउट टू प्लमेट टू द रॉक्स बेलो, तो होगा 2 4 3 1, क्या होगा 2 4 3 1 ना, 2 4 3 1 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो सर आगे बढ़ो। अरे यार ये तो गजब का है ना, पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के आंसर कर पाएंगे। चलो पढ़ते हैं ना, पढ़ना पड़ जाएगा, पढ़ो मेरे साथ। वेयर हैव ऑल द हनी बीज गॉन, लास्ट समर वॉज लेस बिजी देन यूजुअल, दैट्स बिकॉज नॉट मेनी हनी बीज वर humming around. What happened? No one knows for sure, but scientists have several theories based on facts they have observed. Some scientists think the cold winter last year killed a lot of the bees. Unlike most insects, bees usually live through the winter.
They spend the cold months inside their warm hives, eating honey. Last winter was extra long and cold. The bees might have run out of food before spring. But Michael M. Poker, a scientist and beekeeper, says that honeybees in America have a bigger problem than cold weather. A mite that is harmful to bees has invaded the United States from other parts of the world. The mite called the varroa, no, varroa mite is a flat, little bean-shaped creature that lives on the bees' bodies. Amos Speaker says, M. Spoker says the mites live by sucking the bees' body fluids. That weakens and probably kills the bees. The mites are bad news for humans too. Bees pollinate plants that produce foods that humans eat. उसके बाद क्या है? Bees also make honeys and wax that humans use. चलो क्वेश्चन. Scientists are fighting to save the honeybees. They have a secret weapon, a type of bee called the Yugo bee knows how to fight off the varroa mites. The Yugo bees come from an area in Europe that was once Yugoslavia. They pick the mites up with their legs and crush them in their jaws. चलो इसका आंसर करो आप, इसका आंसर करो. माइट्स वीकन बीज बाई, माइट्स वीकन बीज बाई. बताओ 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 क्या है सर? रीडिंग पैसेज को स्किप करने से भी ठीक है. हाँ आप समझ रहा हूं लेकिन थोड़ा सा है ना. हाँ मुझे पता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी पढ़ने में ना, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी. आई कैन फील इट. बट थोड़ा क्या हुआ ना कि अब की बार एग्जैक्ट एग्जाम का ही पेपर ही चिपका दिया गया. बट नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें सब टाइप्ड रहेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, इसमें थोड़ा सा कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो ना. चलो, माइट्स वीकेंस बाई stealing their honey नहीं, sucking out their body fluids, crushing them in their jaws, killing flowers नहीं. B will be the correct answer. अगला क्वेश्चन है, people need bees because people को bees की आवश्यकता होती है क्योंकि bees are friendly insects. Bees live in beehives, make a nice buzzing sound, pollinate plants that humans eat. बल्कि bees जो होती हैं वो plants को क्या करती हैं? पॉलिनेट करती हैं, जिसको ह्यूमन खाता है, इसलिए बीज की आवश्यकता होती है. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. चलो इसको बताओ. साइंटिस्ट होप दैट द यूगो बीज ब्रॉट टू अमेरिका विल बज लाउडली प्रोड्यूस बेबी बीज दैट नो हाउ टू फाइट द वेरोआ माइट. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ना. क्या होगा करेक्ट आंसर सर? बी विल बी द करेक्ट आंसर. चलो फिर से अपना शुरू होता है. क्या शुरू होता है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट. नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का सेट हो रहा है शुरू. तो चलो स्टार्ट हो जाओ और अब इस क्वेश्चन का आंसर करो. चलो पैसेज छोटा सा तो था, 3 क्वेश्चन थे. इन 3 क्वेश्चन से वो लेकर के परेशान हो गए. पैसेज 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 ना. पैसेज में 5-6 मिनट नहीं लगता है. इतना छोटा छोटा पैसेज है, 3 मिनट में खत्म हो जाएगा. क्या है 96 में ना? 96 क्या हुआ 96 में? बताओ पहले बताओ सर, क्या कह रहे हो? 96 में क्या करना है? क्यों रीचेक करने हैं? देख लेते हैं ना. इट इज द प्रैक्टिस, पहला होगा. इट इज द प्रैक्टिस इमिनेट मेन. सेकेंड हो नहीं, क्या बोलते हैं? इट इज द प्रैक्टिस इमिनेट मेन एज dogs do. It is the practice of the multitude to bark at eminent men as dogs do at stranger. 3 1 2 4. हाँ यार, क्या होना चाहिए था? 3 1 2 4 होना चाहिए था ना. हाँ 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 बिल्कुल, बी इज द करेक्ट आंसर. 3 1 2 4 होगा. सॉरी, 96 में आपने बहुत अच्छा ध्यान दिए ना, बहुत अच्छा ध्यान दिए कि भैया 3 1 2 4 होगा. It is the practice of the multitude to bark at eminent men as dogs do at strangers. Thank you so much ना, thank you so much. चलो
बिल्कुल भी होगा, मे भी कि मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया होऊंगा इसलिए ए कर दिया होऊंगा, या फिर कुछ हुआ होगा ना, तो मिस्टेक, मिस्टेक नॉर्मल है, हो जाती
हेलो 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 हेलो। अभी चल रहा है ना? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार कमेंट में 1 टाइप कर दो ना। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट में 1 टाइप कर दो, जल्दी से करो। वेलकम बैक ना। हाँ चलो। तो आओ चलो इसका आंसर करना है ना। हाँ मेरी चिंता हो रही थी, मेरी क्यों चिंता हो रही थी? हाँ ना, क्लियर है? आवाज भी आ रही है ना? चलो। अरे हम कहीं नहीं थे, होता है, टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते हैं ना, टेक्निकल इशू तो आते रहते हैं, तो टेक्निकल इशू हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसका कारण ना, अब आप देख लो इसका कारण कौन है। आओ, वेलकम बैक। चलो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ना। नहीं, ब्लॉक व्लॉक कोई नहीं हुए थे भाई, बस था टेक्निकल ग्लिच। यहां पर देखो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, जो टीथ है इसके साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, और ऑर्थोपाई, या फिर पेडागोजी। देखो क्या होगा सर, देखो ये जो पेडागोजी होता है, टीचिंग मेथड की स्टडी होती है पेडागोजी में। द मेथड ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी। और ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? बर्ड्स के स्टडी को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और ऑर्थोपाई क्या होता है? स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, इसकी स्टडी को हम लोग ऑर्थोपाई कहते हैं, ठीक है, ऑर्थोपाई। अब यहां पर कह रहा है कि टीथ की स्टडी को क्या कहोगे? तो टीथ की स्टडी को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इज कॉल्ड। ये जो गवर्नमेंट होती है, जो ऑफिशियल्स रन करते हैं, उसे क्या कहते हैं ना? उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, या फिर जेरेंटोक्रेसी कहते हैं, या अरिस्टोक्रेसी कहते हैं? देखो, डेमोक्रेसी का तो हर किसी को पता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल की होती है। जब गवर्नमेंट बाई पीपल होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। और जब गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स होता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स को हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और ये जो गेरेंटोक्रेसी होता है, ये क्या होता है? कमेंट में बताओ आप, गेरेंटोक्रेसी क्या होता है? बोलो। देखो, अरिस्टोक्रेसी तो पता है, गवर्नमेंट बाई नोबेल ना, नोबेल पीपल जो होते हैं उनके द्वारा जब गवर्नमेंट चलती है उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। और ये जो गेरेंटोक्रेसी होता है, इसे हम लोग कहते हैं भाई गवर्नमेंट बाई इल्डर्स। गवर्नमेंट बाई इल्डर्स, जो इल्डर्स होते हैं उनकी गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं क्या? जेरोंटोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। एक्यूज का सिनोनिम बताना है। ACCUSE, एक्यूज का सिनोनिम, ठीक है। जल्दी से बताओ एक्यूज का सिनोनिम क्या होगा ना, जल्दी से बताना एक्यूज का सिनोनिम क्या होगा। एक्यूज का मतलब क्या होता है? हाँ, एक्यूज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना तो नहीं होता। एक्यूज का मतलब होता है, करेक्ट आंसर क्या करेक्ट? बी बोले तो अगलीनेस नहीं जी, परप्लेक्स जटिल होता है कोई चीज जब ना समझ हो, मतलब समझ से बाहर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? परप्लेक्स कहते हैं। प्रेज का मतलब होता है एकोलेड, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना ना,
किसी की प्रशंसा कर देना। अगलीनेस तो बच्चे बच्चे को पता है, तो एक्यूज का जो सिनोनिम होगा वो ब्लेम हो जाएगा, बल्कि प्रेज इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रेज इसका क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा। चलो, कमेंस का सिनोनिम बताना है। कमेंस का सिनोनिम क्या होगा? एंड का मतलब कोई चीज को खत्म कर दिया है, कंटिन्यू का मतलब वो चल रहा है, फिनिश का मतलब भी कोई चीज को खत्म करना। अब आप देख लो कमेंस का मतलब क्या होगा। आप देख लो कि कमेंस का मतलब क्या होगा। देखो देखो सुनो, अगर एंड हो सकता है तो फिर फिनिश भी हो सकता है, इसलिए हम यहां पर बी और डी को सीधा रिजेक्ट कर देंगे ना। अब कंटिन्यू होगा या स्टार्ट होगा, तो कमेंस का मतलब होता है बिगिन करना। कमेंस का मतलब होता है कोई चीज को बिगिन करना, ठीक है। अब बिगिन करना है तो यहां पर एक ही ऑप्शन है जो कि कमेंस का सिनोनिम बन सकता है, और वो है स्टार्ट। तो कमेंस इज इक्वल टू स्टार्ट ना, कमेंस का मतलब स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं होगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो। वी सम इंटरेस्टिंग बुक्स फाउंड इन द लाइब्रेरी। इसको अलग अलग वर्ड्स हैं या फ्रेज हैं, इनको जोड़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इनको जोड़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। चलो बनाओ। वी फाउंड सम इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी, या फिर इन द लाइब्रेरी वी फाउंड। देखो भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, और जब सबसे पहले सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट कौन है? वी है, ठीक है। अब वी के बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद कौन होता है? आप कहोगे सर सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, तो वर्ब कौन है यहां पर? सर आप कहोगे कि वर्ब फाउंड है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। ए विल बी द करेक्ट आंसर ना, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम प्ले फुटबॉल डज एवरी वीकेंड। पहले तो सब्जेक्ट आएगा, अरे ना 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 ना, पहले यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, और अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इट मींस पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ना। तो देख लो, पहले ऑक्सिलरी वर्ब तो सब में लिखा है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। जब सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट प्ले नहीं हो सकता, फुटबॉल नहीं हो सकता, सब्जेक्ट श्याम होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? बोलो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा ना। श्याम प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो 7 करोड़ ना। चलो आओ इधर। आर बिल्डिंग अपोजिट साइड, अपोजिट द पार्क अ न्यू होटल दे। हाँ, क्या होगा? पहले तो सब्जेक्ट आएगा ना, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट सर दे है, तो देख लो पहले दे किसमें है? इसमें है और इसमें है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब पार्ट होगा, वर्ब पार्ट कौन है? आर बिल्डिंग, तो दे आर बिल्डिंग, दे आर बिल्डिंग। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्या बिल्ड कर रहे हैं? अ न्यू होटल बिल्ड कर रहे हैं। कहां पर? अपोजिट द पार्क। तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एडवर्ब पार्ट आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बोलो, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी या बी? बोलो जल्दी से, सी या बी? बोलो 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 बोलो, क्या होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी होगा ना। ठीक है भाई, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को देख लेंगे ना। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम एंड फ्रेज। अच्छा, यहां पर ये एक इडियम या फ्रेज है, इसको अंडरलाइन किया गया है और कह रहा है कि इसकी मीनिंग आपको बताना है। ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ नोबल मैन। ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ नोबल मैन। उसने अपने आप को एज अ नोबल मैन दिखाया ना, एज अ नोबल मैन दिखाया। तो ही वॉज रिगार्डेड एज अ नोबल मैन, या ही pretended to be as a nobleman, he was thought to be a nobleman, या he was looked upon as a nobleman। क्या कहोगे? pretended to be ना, देखो himself आया है, तो इसका मतलब उसने अपने आप को नोबेलमैन दिखाने का प्रयास किया। इसका मतलब अपने आप को नोबेलमैन बनाना, बहाना, मतलब झूठा अपने आप को नोबेलमैन दिखा रहा था वो। तो pretended to be will be the correct answer, या B will be the correct answer। चलो आओ
हाँ इजी तो है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, लेकिन किसी किसी के लिए कोई कोई चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं, लग जाती हैं कभी डिफिकल्ट, तो हम फिर से बता देंगे। अगर क्वेश्चन मिल गया तो बता देंगे, नहीं मिलेगा तो हम बता देंगे ना। अभी बहुत सारे सेशन चलेंगे तो डेली हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, हम सब बता देंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे एग्जाम के पहले तक, ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लो। चलो, चूज द सुटेबल एक्टिव एंड पैसिव वर्ब फॉर्म। अच्छा एक्टिव पैसिव है यार, आगे क्या ही पढ़ना। चलो देखो, गिव लिखा है, गिव का मतलब वर्ब सेकंड। अब आपको भी पता है अगर किसी सेंटेंस में वर्ब सेकंड है तो उसका पैसिव क्या होगा, वाज वर वर्ब थर्ड होगा। अब देख लो किसमें वाज वर वर्ब थर्ड लिखा है, सर इसमें नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा, सिर्फ इसमें वाज वर वर्ब थर्ड लिखा है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। हमें किसी सेंटेंस को पढ़ना नहीं है, हमने तो पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ा, हमने जो ट्रिक आपको बताई है भाई पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है एक्टिव पैसिव के लिए, बस वर्ब देख लो बस और फिर आ जाओ। बी विल बी द करेक्ट आंसर ना, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिगार्डेड नहीं होगा क्योंकि पास्ट हिमसेल्फ ऑफ का मतलब प्रिटेंड टू बी होता है, इडियम है, याद करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप कह दो ब्यूटीफुल का मतलब अगली क्यों नहीं होता, नहीं होता मतलब वो मीनिंग है ना, वो तो फिर ऐसा ना बोला करो। इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है भाई, इनडायरेक्ट फॉर्म है ना, इधर सुनो, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क होगी, सबने लिखा, अच्छी बात है। सिंगल इंट्रोगेटिव है, यस या नो टाइप है, कंजक्शन इफ लगना चाहिए, सबने लिखा, चलो अच्छी बात है। प्रोनाउन चेंजिंग करना पड़ेगा, यू को मी से बदलेगा, आई होगा, सबने लिखा, इसने नहीं लिखा, इसने नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो सेड है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस चेंजिंग होगा तो नो का न्यू हो जाएगा, इसने न्यू लिखा, इसने नहीं लिखा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब नरेशन भाई लंबी क्लास होती है, हमने क्लासेस में आपको सारे चेंजेस पढ़ाए हुए हैं, अब सारी चेंजिंग में मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग, कंजक्शन, टेंस, प्रोनाउन, नियरनेस नोटिंग वर्ड सब पढ़ाया, वर्ड सब चेंजिंग करना पढ़ाया है, और वही था। अब जिसको सारे चेंजेस पता थे, खत्म बात, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोज टेस्ट है ना, क्लोज टेस्ट है, पढ़ते हैं इसको, बनाते हैं इसको, इस क्लोज टेस्ट के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा ना, चलो देखो बताना है, ठीक है। कह रहा है कि इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज की इस तेज गति से चल रही दुनिया में ना, टाइम मैनेजमेंट इज, ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट सक्सेस के लिए क्रूशियल है, इररिलेवेंट है, इनइफेक्टिव है या ऑप्शनल है। भैया अगर सक्सेस चाहोगे तो टाइम मैनेजमेंट को ऑप्शनल नहीं बना सकते, सक्सेस चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट इनइफेक्टिव नहीं इफेक्टिव होगा। सक्सेस के लिए टाइम मैनेजमेंट रिलेवेंट होता है, इररिलेवेंट नहीं होता है, तो सक्सेस के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो क्रूशियल विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है इग्नोर, क्रिएट, एलिमिनेट, चेरिश। चलो इसको देखो, whether you are a student or a professional, optimizing the most out of your day can be a challenge. Okay, the first step is to a daily schedule, the first step is to ignore daily schedule। देखो अपने डेली शेड्यूल को इग्नोर करना पाप है सक्सेस के लिए, अपने डेली शेड्यूल को क्रिएट करना, बिल्कुल भाई हमें पहला स्टेप लेना चाहिए। सुबह सुबह आंख मतलब रगड़ते हुए उठो तो पहले अपना शेड्यूल बना लो कि आज दिन भर में मैं क्या क्या करूंगा, और जो ना कर पाओ उसको अगले दिन पर जरूर रख लो ना। तो अपना डेली शेड्यूल क्रिएट करना हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या है, फेवरेट, इसेंशियल, रैंडम, अननेसेसरी। फेवरेट, इसेंशियल, रैंडम, अननेसेसरी, इसको पढ़ो। कह रहा है स्टार्ट बाय लिसनिंग योर क्या टास्क्स एंड प्रायोरिटाइज देम। स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर, स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर फेवरेट टास्क या इसेंशियल टास्क या रैंडम टास्क या अननेसेसरी टास्क, बताओ सबसे पहले किस टास्क को हमें लिस्ट करना चाहिए, अननेसेसरी टास्क को। सक्सेस के लिए सबसे पहले हमें क्या रैंडम टास्क को लिस्ट करना चाहिए, सबसे पहले क्या हमें फेवरेट टास्क को लिस्ट करना चाहिए। भाई सबसे पहले हमें इसेंशियल टास्क को लिस्ट करना चाहिए, जो हमारे लिए सबसे जरूरी होता है उसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसे लिस्ट करना चाहिए, ठीक है।
आगे कह रहा है एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर ईच टास्क एंड स्टिक टू योर शेड्यूल, अवॉइड इनवाइटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टे ऑन योर गोल्स। स्टे क्या ये है ना, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो सक्सेस नहीं होगे, रिलैक्स नहीं हो सकते, एनेक्सस नहीं हो सकते, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है रिमेंबर दैट, याद रख लो, प्लानिंग एंड डिसिप्लिन कैन हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। अब उस ब्लैंक के लिए क्या होगा, पहले तो ऑप्शन देखना पड़ेगा ना। रिमेंबर दैट, हैफजार्ड, स्ट्रेटेजिक, रैंडम या स्पॉन्टेनियस। कैसी प्लानिंग आपके लिए जरूरी है सक्सेस के लिए? क्या हैफजार्ड प्लानिंग जरूरी है? ना जी, हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है, तब जाकर के सक्सेस की ओर हम बढ़ते हैं, सक्सेस मिलती है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। रैंडम प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा और स्पॉन्टेनियस प्लानिंग का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा भाई रिमेंबर दैट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसिप्लिन कैन हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, तो क्लोज टेस्ट को लेकर के डरते रहते हो, बट ये डर है नहीं, कुछ डर है नहीं इतना। आओ चलो इसका बताओ। द पिक्चर इज द वॉल, बोलो जल्दी से। द पिक्चर इज द वॉल, द पिक्चर इज इन द वॉल, द पिक्चर इज अंडर द वॉल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, द पिक्चर इज एट द वॉल। जिसने जिसने भी प्रीपोजिशन की क्लास ली होगी उसको पता होगा कि इन का यूज हम इनक्लोज्ड स्पेस में करते हैं। जब किसी कवर्ड एरिया में कोई चीज होती है तब इन लगाते हैं। वॉल कवर्ड एरिया नहीं है कि वॉल के अंदर पिक्चर होगी, वॉल के सरफेस पर पिक्चर होगी। सरफेस को दिखाने के लिए क्या लगता है, ऑन लगता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, कमेंट फटाफट करो, जल्दी से करो, बोलो जरा, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, ऑन होगा। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। चलो आगे बढ़ते हैं। द कैट ऑलवेज स्लीप्स, देख रहे हो, जो कैट है वो हमेशा स्लीप करती है। कहां, अंडर माई बेड, अबव माई बेड, बिटवीन माई बेड या ओवर माई बेड। बेड के बीच में, ये क्या बात है? पहली बात तो बेड सिंगल है, तो बेड के बीच में कैसे सोएगी, पॉसिबल नहीं है, बिटवीन नहीं हो सकता। ओवर का मतलब मैंने क्या बताया है कि एक चीज दूसरे चीज के ऊपर हो लेकिन टचिंग पोजीशन में ना हो, टच ना करे। तो अगर कैट बेड के ऊपर क्या हवा में सो लेगी? पॉसिबल नहीं है कि हवा में सो ले। एबव का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कोई चीज किसी चीज से अधिक ऊंचाई पर है उसके लिए। और बिल्ली का बेड से ऊंचाई थोड़ी ना बताना है, हमें बताना है कि ये जो कैट है ये हमारे बेड के कहां सोती है, तो नीचे सोती है। और नीचे के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो, ए ना, पक्का देख लो, अंडर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, बताओ। असेंबली, 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 मतलब सीधी सी बात है कि ये असेंबली का करेक्ट वर्जन पूछ रहा है। बोलो बोलो जल्दी से। एट स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होगा सर। कोई चीज जब स्पेसिफिक हो जाएगी ना, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक कुछ भी टाइम, तो उसके लिए एट का यूज कर देना। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ यहां पर असेंबली का करेक्ट आंसर, मतलब असेंबली की स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी से बोलो। ASSEMBLY होता है, असेंबली ना, ISMBLY, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है सर्टिफिकेट का करेक्ट। अरे भाई, सर्टिफिकेट की करेक्ट स्पेलिंग किसको नहीं पता होगी, सबको पता होगी ना। बोलो बोलो बोलो, टाइपिंग करना, हाँ हमें पता है, टाइपिंग करो, ऑटो करेक्ट हो ही जाएगा ना। बताओ सर्टिफिकेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, CERTIFICATE। यही तो लग रही है करेक्ट आंसर, कि और कुछ होगा, बताओ बोलो। सर्टिफिकेट के लिए तो यही करेक्ट आंसर बनेगा ना। ये क्या सर्टिफिकेट में, ये कभी मैंने देखा भी नहीं है ना। सर्टिफिकेट में के थोड़ी ना होता है, एस थोड़ी ना होता है। सर्टिफिकेट का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
नहीं, स्पेलिंग एरर के लिए कोई रूल नहीं है, आपको स्पेलिंग याद करनी पड़ती है। चलो, कुछ कुछ रूल्स हैं ना, कुछ कुछ रूल्स हैं। कभी हम ज्यादा रूल्स भी नहीं है, ऐसा ना सोचो कि नहीं उस रूल्स के बिना मैं स्पेलिंग एरर कर नहीं पाऊंगा, कुछ हैं, मैं उसको कभी वाईटी वगैरह पे पढ़ा दूंगा ना, बता दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप कर नहीं सकते। स्पेलिंग याद ही करना पड़ेगा, उन रूल्स को पढ़ने के बाद भी याद ही करना पड़ेगा। तो स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग याद ही कर लो, बेहतर रहेगा। चूज द मोस्ट अंडरलाइन पार्ट को, अंडरलाइन पार्ट को देखना है कि क्या ये करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो अच्छी बात है, नो इंप्रूवमेंट। और अगर इनकरेक्ट है तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। अगर इनकरेक्ट है तो आपको बताना है इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। इन ऑर्डर फॉर द कंपनी टू बी सक्सेसफुल, इन ऑर्डर फॉर होता है या इन ऑर्डर टू होता है या इन ऑर्डर ऑफ होता है या इन ऑर्डर विद होता है या नो इंप्रूवमेंट? बोलो जल्दी से, बोलो जरा बोलो। इन ऑर्डर फॉर द कंपनी टू बी सक्सेसफुल है, डी होगा ना, नो इंप्रूवमेंट, पक्का देख लो। इन ऑर्डर टू द कंपनी टू बी सक्सेसफुल वी रिक्वायर एज मेनी एज 20 इंप्लॉइज, 95। इन ऑर्डर ऑफ होगा, इन ऑर्डर टू होगा। बोलो, बी 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 बी, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू द कंपनी टू बी सक्सेसफुल, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर ऑफ द कंपनी। देखो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो डी है, नो इंप्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू के बाद, इन ऑर्डर टू के बाद पर्पज होना चाहिए और वो पर्पज वर्ब से आता है। पर्पज किससे आता है? वर्ब से आता है। तो इन ऑर्डर टू के बाद क्या होना चाहिए था? वर्ब होना चाहिए था। इन ऑर्डर ऑफ होगा नहीं, ठीक है। तो इन ऑर्डर फॉर द कंपनी टू बी सक्सेसफुल, इन ऑर्डर फॉर के साथ हम नाउन भी लिख सकते हैं और उसके बाद वर्ब लिख सकते हैं। तो इन ऑर्डर फॉर द कंपनी, नो इंप्रूवमेंट। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। तुलसीदास एंड कबीर वर फेमस इंडियन पोएट्स बट आई प्रीफर द फॉर्मर टू द लास्ट। द फॉर्मर टू द लास्ट को अंडरलाइन किया है और पूछ रहा है कि क्या यह करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो ठीक है, और अगर नहीं करेक्ट है तो आपको बताना है, ठीक है, बताना है। बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। टू नहीं होगा भाई, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इन ऑर्डर टू के बाद वर्ब आती है। इन ऑर्डर टू हेल्प, इन ऑर्डर टू कुछ भी, ठीक है। अगर इन ऑर्डर के बाद नाउन आई है तो फॉर लगता है, इन ऑर्डर फॉर के बाद ही नाउन आ सकती है। इन ऑर्डर टू के बाद वर्ब आनी चाहिए, और वहां पर सेंटेंस में क्या है? कंपनी नाउन है, इसलिए फॉर विल बी द करेक्ट आंसर। समझे? फॉर विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? बोलो बोलो बोलो। तुलसीदास एंड कबीर के लिए क्या होगा? बोलो, तुलसीदास और कबीर का क्या हाल है ना? क्या है? तुलसीदास एंड कबीर वर फेमस इंडियन पोएट्स बट आई प्रीफर द फॉर्मर टू लास्ट नहीं होता है, फॉर्मर टू के साथ में लेटर आता है ना। फॉर्मर टू के बाद में लिस्ट नहीं आएगा, लेटेस्ट नहीं आएगा, लेटर आएगा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। चलो इसका बताओ। विद हर चाइल्डिश इनोसेंस, ये चाइल्डिश क्या होता है ये बताओ पहले। चाइल्डिश होता है, चाइल्डिश होता है या फिर इम्पिस विम्पिस कुछ नहीं होगा ना? क्या होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चाइल्डिश तो कुछ होता नहीं है, कि होता है कुछ? बोलो, होता तो नहीं है। यहां पर होगा विद हर चाइल्ड लाइक इनोसेंस। क्या होगा? विद हर चाइल्ड लाइक इनोसेंस सी वॉन द हार्ट्स ऑफ ऑल द गेस्ट्स प्रेजेंट एट द सेरेमनी। तो यहां पर चाइल्ड लाइक होता है, चाइल्डिश कुछ नहीं होता है। चलो इसको करेक्ट करो। आई हैड फिनिश्ड व्हेन ही कम, आई हैड फिनिश्ड व्हेन ही कम। इधर सुनो, मैंने आपको टेंस पढ़ाया है। अगर ये वाला क्लास पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो ये वाला क्लास पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट कहता है वर्ब सेकंड लिखोगे, वर्ब सेकंड क्या होगा? व्हेन ही केम होगा। सेकंड क्या होगा? व्हेन ही केम हो जाएगा ना। तो कम नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था केम। समझे? क्या होना चाहिए था? केम। तो सी पार्ट में अपना एरर था। ही आई हैड फिनिश्ड व्हेन ही केम। ओके, व्हेन ही केम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अपोजिट वर्ड बताना है गैलेंट का। चलो बताओ, गैलेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? गैलेंट का मतलब क्या होता है? देखो सर, गैलेंट का मतलब अगर आपको पता है तो बल्ले बल्ले, नहीं पता है तो ब्रेव होता है। गैलेंट का मतलब ब्रेव हो जाएगा, तो ब्रेव का क्या होगा अपोजिट? सर ब्रेव का अपोजिट होता है कवर्ड। ब्रेव का अपोजिट क्या होगा? कवर्ड हो जाएगा ना। तो यहां पर राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो, इनमिटी का अपोजिट वर्ड बताओ। इनमिटी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? इनमिटी का मतलब हॉस्टाइलिटी नहीं होगा, सॉरी, इनमिटी का मतलब होता है हॉस्टाइलिटी, दुश्मनी। तो दुश्मनी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? फ्रेंडशिप हो जाएगा। क्या होगा? फ्रेंडशिप हो जाएगा ना। चलो, क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोलो जल्दी से। क्लियर है ना? 2 मिनट बोलो। हाँ, और सुनो, अभी उस वाले पीडीएफ मतलब उस वाले सेट में ना कुछ एक डाउट था 94 को लेकर के ना, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने भी देखा तो हाँ, वहां पर एक एरर तो था ना। एरर क्या था? एरर ये था कि इफ द सोवरेनिटी एंड द यूनिटी ऑफ द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफ अ कंट्री इज नॉट सेफ इन द हैंड्स, इट कैन नॉट बी सेफ इन एनी अदर हैंड्स ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? इफ द सोवर्निटी एंड द यूनिटी, तो क्यू ओपनिंग करेगा यहां पर। और अगर क्यू ओपनिंग करेगा तो डी को हम करेक्ट ना करके बी को करेक्ट करेंगे कि इफ द सोवर्निटी एंड द यूनिटी ऑफ अ कंट्री इज नॉट सेफ in the hands of the people and their elected representatives, it cannot be safe in any other hands. So B will be the correct answer. और सुनो, कभी कभी बाई मिस्टेक मतलब नहीं ध्यान में आता तो गलती हो जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप मतलब ऐसा कुछ सोच लेना, ठीक है ना। बाई मिस्टेक इंसान हम भी हैं, तो कभी कभी नजर से मिस हो जाता है या दिमाग से स्लिप हो जाता है, तो हो जाता है और बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो माफ कर दिया करो, ठीक है। बता दिया करो, उसको मैं इंप्रूव कर दूंगा, ठीक है ना। उसको मैं इंप्रूव कर दिया करूंगा, तो बिल्कुल वो नहीं है यहां पर। और इसी के साथ क्या करेंगे? इसी के साथ अपना सेशन जो होगा उसे हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि अपना टाइम हो चुका है और अपने 100 क्वेश्चंस का पूरा सेट भी हो चुका है समाप्त ना। तो अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस, और आप 4 o'clock से ही रेडी जरूर रहिएगा, ठीक है। और हमारे अमरजीत सर का टाइम हो चुका है, वो भी आ चुके हैं आपके साथ। तो बस अब मैं इतना ही कहूंगा ना। थैंक यू सो मच। होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी मैंने समझाया। स्टिल अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा तो कल फिर से मिलेंगे हम लोग, मजा आएगा, तबाही मचाया जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, थैंक यू। तो आप लोगों के लिए लो सुमित सर, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं ना। आप लोग बच्चे इतना प्यारा सा, इतना अच्छा सा डेडिकेशन दिखा रहे हो, मतलब मान गए आप लोगों को। मतलब आप ये कह सकते हो कि इतनी मेहनत मतलब देखा ही नहीं गया। और आप जानते हैं अमरजीत सर को बिल्कुल देख ही नहीं सकते थे कि बच्चे इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो कहे सर बिल्कुल इनके लिए कुछ होना चाहिए बच्चों के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से। तो आप लोग देखो, ये मिठाई है, ठीक है ना। तो आज ऐसा मान लेते हैं कि इस मिठाई को हम पवन सर को खिलाते हैं, ठीक है ना। चलिए, आप मान लीजिएगा कि आपको भी खिला दिया, तो आप एक सेकंड ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्या कह रहे हैं। एक तो पकड़ नहीं पा रहे हैं हम, पकड़िए सर जरा, इसको पकड़िए, बस ऐसे पकड़िएगा। लेकिन ये तो बच्चे, सबसे पहले आपके लिए ये मिठाई, और ये मिठाई आज हम आपको खिला रहे हैं, लेकिन आज ये जो मेहनत आपके लिए की जा रही है, ये मेहनत आपको ही इस मेहनत को प्रूफ करना है। और जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तो इससे अच्छे लड्डू लेकर आइएगा, याद रखिएगा। और सभी टीचर्स को आपको खिलाना है बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम ये लड्डू पवन सर को खिला रहे हैं। सर, इतनी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और इस लड्डू पर ज्यादा हक जो है ना, वो हमारे स्टूडेंट्स का ही है, क्योंकि बिल्कुल, उन्हीं की वजह से तो हम बने रह पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगली क्लास आपके अमरजीत सर की है, बिल्कुल आप लोग जानदार शानदार बिल्कुल धुआंधार तरीके से
क्लास को बिल्कुल अंडमान निकोबार तक फैला दो बच्चे, एकदम बता रहा हूं, रुकनी नहीं चाहिए क्लास, सबको बुला लो, ऐसा कोई नहीं बचना चाहिए जो आज की क्लास को ज्वाइन ना करे। क्योंकि आप बताओ बच्चे, सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, तो बिल्कुल धुआंधार तरीके से फैला दो वीडियो को, बिल्कुल आग लगा दो भाई साहब क्लास में, क्योंकि अब आने वाले हैं अमरजीत सर। चलिए आ जाइए सर आप भी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, सुमित सर का एनर्जी सबसे हाई रहता है। ये सुमित सर मेरे होम टाउन से हैं, आप लोग को पता है मेरे होम टाउन से हैं सुमित सर। हाँ, हमारे यहाँ से ही हैं सुमित